किए हुए सेशन हम लोग आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं वहां पर इसको शेयर करेंगे। लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स है और पूरे साल का यह कंप्लीट निचोड़ है। यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे, इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए एक बार सभी लोग फ्रेंड्स प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा पीएम विश्वकर्मा योजना, आपको याद रखना है पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ जो है 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से हुआ था। शुभारंभ का डेट पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम में, तो आपको याद रखना है पीएम विश्वकर्मा योजना शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से। और देखिए उसका उद्देश्य क्या है, तो पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना है। और देखिए इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। अब यहाँ पर जितना आप बोल्ड में देख रहे हैं ना, ये सब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा पीएम विश्वकर्मा योजना शुभारंभ 17 सितंबर 2023 नई दिल्ली से। इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना है। और इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान भी किया गया है और इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया। अब देखिएगा पीएम जनमन योजना। अब देखिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। और इसका शुभारंभ 15 नवंबर 2023 को पीएम मोदी के द्वारा झारखंड से किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ये अभी प्रश्न जो है बीपीएससी हेडमास्टर में या हेड टीचर में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा पीएम जनमन योजना शुभारंभ 15 नवंबर 2023 को किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहां से, तो झारखंड से। देखिए यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है ना। और अवधि देखिए 2023-24 से 2025-26 इसकी अवधि है, इसको आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। और देखिए कुल 24,104 करोड़, देखिए कुल 24,104 करोड़ के परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्यों का अंश क्रमशः कितना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्र का 15,336 करोड़ और राज्य का 8,768 करोड़ होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा इसका शुभारंभ काफी इंपॉर्टेंट है 15 नवंबर 2023 को। चलिए उसके बाद देखिएगा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका शुभारंभ हुआ इसी वर्ष 2024 में 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। और इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप नाम याद रखिएगा, सूर्योदय योजना के नाम से भी, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। और इसके तहत देखिए 78,000 रुपये तक का सब्सिडी का भी प्रावधान है, ठीक है। शुभारंभ डेट याद रखिएगा 13 फरवरी 2024 को। चलिए अब देखिए ये विभिन्न रिपोर्ट हैं, सूचकांक हैं जो 2024 में जारी किए गए हैं। इनमें भारत का क्या स्थान है और साथ ही साथ प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ देखिए कौन सी संस्था इसको जारी करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिएगा पहला पढ़िए, एआई तत्परता सूचकांक 2024, इसको जारी किया है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, ठीक है ना। एआई तत्परता सूचकांक 2024 जारीकर्ता कौन सा है, इसका जारी किया है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसको जारी किया है। और देखिए फ्रेंड्स इसमें जो शीर्ष देश रहा है वो सिंगापुर रहा है। शीर्ष देश कौन सा रहा है, सिंगापुर रहा है। और इसमें भारत का जो रैंक है वो क्या है, तो भारत का रैंक इसमें 72वां है, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए उसके बाद दूसरा देखिएगा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024, इसको जारी किया है कौन, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है ना। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको जारी किया है। और इसमें प्रथम स्थान पर जो है वियना है। कहाँ का वियना, ऑस्ट्रिया का शहर है वियना, वो प्रथम स्थान पर है, ठीक है ना। बस आपको इतना याद रखना है। चलिए उसके बाद तीसरा देखिएगा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, ठीक है।
देखिए इसको जारी किया है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है और इसमें प्रथम स्थान पर जो है ये स्वीडन है। स्वीडन इसमें प्रथम स्थान पर है। भारत का रैंक अगर पूछा जाएगा तो भारत का रैंक इसमें 63वां था, ठीक है ना, 63वां भारत का रैंक है इसमें 2024 में, और 2023 में भारत का रैंक 67वां था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है और देखिए इसमें प्रथम स्थान पर जो है ये आइसलैंड है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? आइसलैंड है। भारत का रैंक इसमें 129वां है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 इसको भी जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि इनमें से कौन सा रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको याद रखना है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में अगर हम बात करें कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर जो है फ्रेंड्स एस्टोनिया है। एस्टोनिया प्रथम स्थान पर है और इसमें भारत का रैंक जो है ये 176वां है। इतना अब आपको याद रहेगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024 वैश्विक शांति सूचकांक 2024 जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस संस्था जो है इसने जारी किया है। इसमें प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, ठीक है। इसमें भारत का रैंक 116वां है। एक बार आप इसको रिवीजन कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना, एक बार आप लोग देख लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं और स्क्रॉल करके हम लोग अब नीचे वाला जो पोर्शन है उसको ऊपर लाएंगे, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 116वां है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये भी जारी किया गया है। पहले स्थान पर इसमें अमेरिका है और भारत का रैंक इसमें 39वां है, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इसको जारी करता संस्था जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है इसको जारी करता है, ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करता है। और देखिए फ्रेंड्स प्रथम स्थान पर इसमें नॉर्वे है। भारत का स्थान इसमें कितना है? तो भारत का स्थान इसमें 159वां है, 159 है। चलिए उसके बाद देखिएगा ये साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 है, साइबर क्राइम इंडेक्स, ठीक है। और इसमें प्रथम स्थान पर रसिया है, भारत का स्थान इसमें 10वां है। बस इतना ही आप याद रखिएगा। इसमें ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 ये हुरून के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। और इसमें अगर हम बात करें ग्लोबल यूनिकॉर्न में तो पहले स्थान पर अमेरिका है और भारत का रैंक इसमें 3रा है। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह जारी किया जाता है, ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा। और इसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। भारत का रैंक इसमें 134वां है, ठीक है। चलिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है हैप्पीनेस रिपोर्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा यह जारी किया जाता है और इसमें फिनलैंड जो है पहले स्थान पर है। भारत का रैंक इसमें 126वां है। अब इतना एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है और इसमें फिनलैंड पहले स्थान पर है और भारत का रैंक इसमें 108वां है, ठीक है। चलिए अब मिटा रहा हूं मैं। चलिए अब देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ठीक है ना, यूएसए का एक संस्था है ये। और इसमें अमेरिका पहले स्थान पर है, भारत का स्थान इसमें 42वां है, ठीक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023, ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है। डेनमार्क पहले नंबर पर है और भारत का रैंक इसमें जो है 93वां है। चलिए उसके बाद देखिए ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, ठीक है, ग्लोबल फायर पावर के द्वारा ही जारी किया गया है। अमेरिका पहले स्थान पर है और भारत 4था नंबर पर है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की बात करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो है ये आपका हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। फ्रांस इसमें पहले नंबर पर है और भारत का स्थान इसमें 80वां है। उसके बाद देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जर्मन वाच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा यह जारी किया जाता है और इसमें देखिए डेनमार्क 4था स्थान प्राप्त हुआ है। चूंकि किसी भी देश को पहला स्थान प्राप्त नहीं हुआ है तो 4थे स्थान पर डेनमार्क है और भारत का स्थान इसमें कितना है? 7वां है।
भारत का स्थान 7th है, 7वां है। तो ये इतना 2024 वाला इंडेक्स है, मैंने आपको करा दिया। प्रश्न अगर बनेगा तो यहीं से बनेगा। चलिए उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर देखिए कुछ ऑपरेशन चलाए गए हैं जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऑपरेशन बाम्बी बकेट, ठीक है ना, ऑपरेशन बाम्बी बकेट आपको स्टार्ट में थोड़ा सा जूम करता हूँ, वो देख लीजिए। ऑपरेशन बाम्बी बकेट, अब देखिएगा ये जो ऑपरेशन बाम्बी बकेट है, ये वायुसेना के द्वारा नैनीताल के जंगल में जो आग लगी थी उसी आग को बुझाने के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन बाम्बी बकेट। अच्छा, ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए चलाया गया, ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन शील्ड देखिए, ऑपरेशन शील्ड इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का इसने नाम दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑपरेशन संकल्प, भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को जो है समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए चलाया था, ठीक है, याद रखिएगा ऑपरेशन संकल्प। उसके बाद देखिए ऑपरेशन इंद्रावती है, जो हैती कंट्री है, हैती, वहां पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए यह ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। तो ऑपरेशन संकल्प भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय नौसेना के तहत जो है ईरानी जहाज अल कंबर था और 23 पाकिस्तानी नागरिक थे, उनको समुद्री लूट से बचाया था। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया था। उसके बाद देखिए अल अक्सा फ्लड, ये नाम से ही पता चलता है कि ये हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को नाम दिया था। ऑपरेशन अमृत है, केरल सरकार के द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गया था। ऑपरेशन अजय इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया था ऑपरेशन अजय, ठीक है। ऑपरेशन चक्र 2, इसके तहत सीबीआई के द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी के तहत चलाया गया था। ऑपरेशन चक्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स, ये इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया था, ऑपरेशन स्वार्ड, ठीक है, ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। ऑपरेशन सजग, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया था। ऑपरेशन करुणा देखिए भारत सरकार के द्वारा, जो भारतीय नौसेना है, जो चक्रवात मोचा आया था, मोचा, ठीक है ना, उससे प्रभावित जो म्यांमार में आपके सहायता थे उसके लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ध्वस्त, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी, भारत सरकार के द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया था उत्तराखंड पुलिस के द्वारा, राज्य में जो तीर्थ स्थल हैं और जो पर्यटक स्थल हैं वहां पर स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से। और ऑपरेशन सद्भावना देखिए भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास जो क्षेत्र है वहां पर लोगों की मदद करने के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो देखिए इसमें से इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन संकल्प, उसके बाद देखिएगा ऑपरेशन यहाँ पर देखिए अजय, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑपरेशन करुणा और उसके बाद देखिए ऑपरेशन कावेरी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आप चाहें तो एक बार देख लीजिए, एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा, फायदा होगा आपको। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम लोकसभा चुनाव के बारे में। यहाँ से तो प्रश्न बनेगा ही आपके एग्जाम में। देखिए लोकसभा चुनाव 2024 भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा 16 मार्च 2024 की घोषणा के बाद 18वीं लोकसभा के गठन के लिए लोकसभा चुनाव 24 देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच में 44 दिन और 7 चरण में आयोजित किया गया था। ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है। कौन सी लोकसभा है? 18वीं लोकसभा है। कब से ये स्टार्ट हुआ था? 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच में। कितने चरण में हुआ है? तो 7 चरण में। चुनाव का रिजल्ट कब घोषित किया गया था? तो 4 जून 2024 को इसका रिजल्ट घोषित किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर जीत हासिल हुई और भाजपा के नेतृत्व वाली जो एनडीए जो गठबंधन था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसको जो है 293 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें मिली थी और जो इंडिया गठबंधन है, ठीक है ना, उसको 234 सीटें मिली थी और 10 जो है इसमें अन्य दल के हैं और 7 निर्दलीय हैं।
याद रहेगा इतना पॉइंट। अब कुछ पॉइंट है परीक्षा उपयोगी तथ्य यहाँ पर लोकसभा चुनाव से संबंधित कि लोकसभा चुनाव 2024 का कौन सा क्रम है, तो मैंने बताया था 18वां। ठीक है, 18वां लोकसभा है। चुनाव आयोजित कराए गए कितने चरण में? 7 चरण में। चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या था? तो चुनाव का पर्व देश का गर्व। ठीक है, चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन था? तो सचिन तेंदुलकर थे। चुनाव आयोग का युवा आइकन अगर पूछेगा तो आयुष्मान खुराना थे। अगर राष्ट्रीय आइकन पूछेगा तो सचिन तेंदुलकर, युवा आइकन पूछेगा तो आयुष्मान खुराना। चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन अगर पूछेगा तो शीतल देवी थी। वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या 545 है। चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ था? तो 543 सीट के लिए, 524 राज्य के लिए और 19 यूनियन टेरिटरी के लिए। पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या कितनी थी? 272। रजिस्टर्ड मतदाताओं की कुल संख्या 96.8 करोड़। ठीक है, पुरुष और महिला मतदाता की संख्या तो क्रमशः यहाँ पर देख लीजिए 49.7 और 47.7। इनको जोड़िएगा तो आपको टोटल 96.8 करोड़ आ जाएगा। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या 64.2 करोड़ जिन्होंने भाग लिया है, वोट दिया है। चुनाव में भाग लेने वाली महिला मतदाताओं की 31.2 करोड़ और वर्तमान में भारत का मतदाता लिंग अनुपात 948 है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कितना प्रतिशत जो है वोटिंग हुआ था? तो 65.79%। ये भी इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग के द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया था? तो VHA, सी विजिल और KYC। ये चुनाव आयोग के द्वारा पूछा जाएगा कि ये सी विजिल किसके द्वारा जो है जारी किया गया था, तो याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। KYC इलेक्शन कमीशन के द्वारा, VHA इलेक्शन कमीशन के द्वारा। चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल कौन था? तो ये सुविधा पोर्टल था। ठीक है, 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या कितनी है? VVI पॉइंट है ये 74 है। पहली बार चुनकर के आए सांसदों की संख्या 280, जो फर्स्ट टाइम इलेक्टेड हुए हैं। चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से विजयी कितने हुए? तो 35 मंत्री। मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर रहा? लक्षद्वीप में 84% और मतदान का न्यूनतम प्रतिशत रहा बिहार में केवल 56%। उसके बाद देखिए नोटा का सर्वाधिक वोट जो है कहां पर मिला था? तो इंदौर में। ठीक है, 2.18 लाख। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कब किए? तो 9 जून 2024 को। लगातार तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बने। शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? तो 7 देशों के। 18वीं लोकसभा में चुन करके आए पार्टियों की कुल संख्या 41 है। निर्विरोध निर्वाचित सांसद तो ये मुकेश दलाल बीजेपी सूरत सीट से निर्विरोध चुने गए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला प्रियंका जारकीहोली हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा वोट के अंतर से कौन जीते हैं? शंकर लालवानी जीते हैं 11.72 लाख वोट से। और सबसे कम वोट के अंतर से रविंद्र दाताराम वायकर जीते हैं 48 वोट से मात्र। सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज हैं कौशाम्बी सीट से, मात्र 25 वर्ष एज है इनकी। सबसे बुजुर्ग सांसद देखिए थाली कोटई राजू थेवर बालू हैं, ये DMK के हैं, 82 वर्ष इनकी आयु है। लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत हुआ है निर्दलीय कैंडिडेट का, इनका नाम है हाजी हनीफा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? याद रखना है 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन तो ये इटली में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 49वां अगर पूछेगा तो 49वां जापान में हुआ था, 50वां इटली में हुआ है और 51वां कहाँ होगा? तो कनाडा में 2025 में होगा। चलिए 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 में देखिए इसका आयोजन किया गया था 9 से 10 फरवरी 2024 के बीच में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ठीक है ना, विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित किया था। विषय इसका याद रखेंगे स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। क्लियर। चलिए विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी 15 से 19 जनवरी 2024 के मध्य में। बैठक का विषय जो था ये था रीबिल्डिंग ट्रस्ट और भारत ने इस बैठक में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी की स्थापना किया था। ये चीज आप याद रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहां पर हुई थी? तो स्विट्जरलैंड दावोस में। चलिए उसके बाद देखिएगा 19वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन यानी कि नाम का नॉन अलाइंग मूवमेंट का शिखर सम्मेलन हुआ था। ये आपका जनवरी 2024 में 15 से 20 जनवरी के मध्य। कहां पर? युगांडा की राजधानी कंपाला में। ठीक है, विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। विषय उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया था। चलिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जिसको कि COP28 कहा जाता है,
इसका आयोजन किया गया था दुबई में, ठीक है ना, और आपका संयुक्त अरब अमीरात में। उसके बाद देखिएगा इसमें से अगर हम बात करें तो 28 के अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जबोर थे और 29वां मिस्र में हुआ है। यहाँ पर देखिए अजरबैजान के बाकू में 29वां, यहाँ पर 1 मिनट ध्यान रखिएगा। आपका 28वां कहाँ हो गया? दुबई में। 27वां पूछेगा तो मिस्र में, ठीक है, और 29वां पूछेगा तो अजरबैजान के बाकू में हुआ, ठीक है, क्रम याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्ती, ये 5 प्रतिष्ठित हस्ती हैं, इनको भारत रत्न देने का ऐलान किया था। देखिए कौन कौन से, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, MS स्वामीनाथन हैं, ठीक है ना, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, PV नरसिम्हा राव ये प्रधानमंत्री भी हैं, और चौधरी चरण सिंह हैं। तो ये नाम याद रखिएगा। भारत का यह सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, 5 हस्तियों को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। अब देखिए भारत रत्न पाने वाली की संख्या टोटल कितनी हो गई है? तो 53 हो गई है, ये इंपॉर्टेंट है 53। अब चलिए यहाँ पर कुछ संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं, आप याद रखिएगा। देश बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सा अभ्यास है, तो यहाँ पर देखिए ये होपेक्स जो है, होपेक्स 2024, ये भारत और मिस्र के बीच में है। और कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिस्र में आयोजित हुआ था और ये वायुसेना का अभ्यास है। चलिए पहला फ्रीडम एज एक्सरसाइज 2024 दक्षिण कोरिया और अमेरिका जापान का है, 3 देश हैं, ठीक है। 8वां जीमेक्स 2024, तो जीमेक्स जो है ये आपका भारत और जापान के मध्य है और जापान के योकोसुका में ये जीमेक्स हुआ था, जापान में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रेड फ्लैग एक्सरसाइज ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ठीक है। उसके बाद देखिए 7वां तर्कस एक्सरसाइज ये भारत और अमेरिका के बीच है। शक्ति एक्सरसाइज ये भारत फ्रांस के बीच है। अभ्यास पूर्वी लहर 2024 भारतीय नौसेना का है। दोस्ती 16 अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के मध्य है। गगन शक्ति जो है, गगन शक्ति ये भारत और वायुसेना के बीच का, भारतीय वायुसेना का है। दस्तलिक जो है भारत उज्बेकिस्तान का है। उसके बाद देखिएगा IMT ट्राइलेट 2024, ट्राइलेट मतलब देखिए भारत, मोजाम्बिक और तांजानिया है इसमें। टाइगर ट्रम्प है ये भारत अमेरिका का अभ्यास। लिमिट ये है ये भारत और सेशल्स के बीच का। सी डिफेंसर्स 2024 भारत और अमेरिका के मध्य है। समुद्र लक्ष्मण 2024 भारत मलेशिया के मध्य है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखिएगा समुद्र लक्ष्मण। 5वां धर्म गार्जियन तो भारत और जापान के मध्य है। शांति प्रयास बहुराष्ट्रीय है। सदा तौंसिक अभ्यास भारत सऊदी अरब के बीच में है। डेजर्ट साइक्लोन भारत UAE के बीच में है। अभ्यास अयुत्या, देखिए अयुत्या ये आपका भारत थाईलैंड के बीच में है। मिलन बहुराष्ट्रीय सैनिक अभ्यास है। खंजर भारत किर्गिस्तान के बीच का है। और साइक्लोन जो है यहाँ पर देखेंगे ये डेजर्ट साइक्लोन है, ये भारत UAE है। और यहाँ पर सिर्फ साइक्लोन है, ये भारत मिस्र का है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपका बता देता हूँ कि कहाँ पर हुआ था। तो होपेक्स मैंने आपको बता दिया है, मिस्र में हुआ था। और पहला फ्रीडम एज एक्सरसाइज दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर हुआ था। उसके बाद देखिए जीमेक्स जो है ये आपका जापान में योकोसुका में। उसके बाद देखिए रेड फ्लैग है ये बहुराष्ट्रीय अलास्का अमेरिका में। 7वां तर्कस एक्सरसाइज भारत अमेरिका का है, कोलकाता में। उसके बाद देखिए शक्ति एक्सरसाइज 2024 ये आपका भारत फ्रांस का है, मेघालय के उमरोई में हुआ था। उसके बाद देखिए भारतीय नौसेना का ये पूर्वी लहर है, पूर्वी तट पर हुआ था। दोस्ती 16 ये भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच का जो है यह अभ्यास है नौसेना का। उसके बाद देखिएगा कि गगन शक्ति है ये वायुसेना का पोखरण राजस्थान में हुआ था। दस्तलिक भारत उज्बेकिस्तान का है, ये आपका उज्बेकिस्तान में हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं टर्मेज जिला उज्बेकिस्तान। तो ये सब आप याद रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एक्सरसाइज किस देश के बीच में होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए समुद्र लक्ष्मण जो है ये भारत मलेशिया का था, विशाखापट्टनम में हुआ है, ठीक है। सी डिफेंसर्स भारत अमेरिका का है, पोर्ट ब्लेयर में हुआ है। उसके बाद देखिएगा अभ्यास जो लमितीय है ये भारत सेशल्स का, सेशल्स में हुआ था। टाइगर ट्रम्प भारत अमेरिका का, भारत के पूर्वी समुद्र तट पर हुआ था, ठीक है। और IMT जो आपका IMT नाम से ही आप पकड़ सकते हैं, इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया। ट्राइलेट ये आपका जंजीबार तंजानिया में हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा ये जो साइक्लोन है डेजर्ट साइक्लोन ये राजस्थान में हुआ था। और ये जो साइक्लोन है ये आपका मिस्र का अंशास में हुआ था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब पद्म पुरस्कार की बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि टोटल 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। इसमें से 5 जो है पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 110 पद्मश्री एक्सरसाइज है। उसके बाद देखिएगा कि पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को दिया गया। जैसे मैंने बताया है इन 5 व्यक्तियों का नाम याद रखना है। और जो बिहार से रिलेटेड है ना उनका नाम तो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहले आप याद रखिएगा 5 लोगों को दिया गया, ये 5 नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि पद्म विभूषण से प्रश्न बन। तो देखिए बैजयंतीमाला बाली कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा चिरंजीवी को, कोनिडेला चिरंजीवी, ये कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से। एम वेंकैया नायडू, ठीक है ना, ये आपके उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, सार्वजनिक मामले आंध्र प्रदेश से हैं। बिंदेश्वर पाठक, ये इंपॉर्टेंट है, बिंदेश्वर पाठक का नाम मरणोपरांत इनको दिया गया सामाजिक कार्य के लिए, बिहार से बिलोंग करते हैं। उसके बाद देखिए पद्मा सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में इनको तमिलनाडु से। तो देखिए तमिलनाडु के 2 लोग को दिया गया है, आंध्र प्रदेश के 2 लोगों को, और एक जो है बिहार से है, इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिएगा पद्म विभूषण 17 व्यक्तियों को दिया गया, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे लोगों का नाम याद रखना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए फातिमा बीबी का नाम याद रखेंगे आप, केरल से हैं ये, सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में इनको दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो बिहार से बिलोंग करते हैं ना, उनका नाम आप एक बार देखिए बिहार से इसमें से कहीं से आपको दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ से देखिएगा चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में, ये बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, नाम इनका याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए उषा उथुप को कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में, बंगाल से बिलोंग करती हैं, तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 110 लोगों को जो है पद्मश्री दिया गया है, और इसमें से बिहार का जो व्यक्ति है वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिएगा ये उत्तर प्रदेश से है, तमिलनाडु से, इसमें से हम ढूंढते हैं बिहार से कहाँ से कौन बिलोंग करता है, ठीक है। आपको दिखेगा तो आप कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा ये बिहार से हैं, अशोक कुमार विश्वास कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। सुरेंद्र किशोर को बिहार से हैं, साहित्य पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है। उसके बाद देखिए शांति देवी पासवान और शिवन पासवान, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। फिर देखिए राम कुमार मल्लिक को है, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया है। तो ये नाम याद रखिएगा, कौन कौन? अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र किशोर, शांति देवी पासवान और शिवन पासवान और राम कुमार मल्लिक, ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। और किस क्षेत्र में दिया गया है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अब ऑस्कर अवार्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो रहा है ये ओपेनहाइमर रहा है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन है, ओपेनहाइमर के लिए इनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी है, ओपेनहाइमर के लिए इनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन है, पुअर थिंग्स के लिए इनको दिया गया है। देखिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म जो है ये 20 डेज इन मारियुपोल है, ठीक है। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग बॉर्बी के सॉन्ग व्हाइट वाज आई मेड फॉर, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फिल्म, निर्देशक, अभिनेता और अभिनेत्री का नाम याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि 65वें रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 वाला है। ये देखिएगा ये आपके बांग्लादेश के व्यक्ति हैं, तिमोर लेस्ते के हैं, फिलीपींस के हैं, और भारत का ये डॉक्टर रवि कन्नन आर का नाम आपको याद रखना है। समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए इनको 65वां रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। एशिया का नोबेल प्राइज इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये नाम आपको याद रखना। बाकी देखिए ये भी नाम याद रख सकते हैं, कोरबी रक्षंद बांग्लादेश के हैं, यूजेनियो लेमोस तिमोर लेस्ते के हैं, ठीक है ना। मरियम कोरोनेल फेरर ये फिलीपींस के हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर रवि कन्नन आर, ये भारत के हैं, ये याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 66वां ग्रैमी पुरस्कार 2024 एल्बम ऑफ द ईयर रहा था मिडनाइट, ठीक है ना, टेलर स्विफ्ट का। भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का फ्यूजन बैंड, ये नाम याद रखना है, फ्यूजन बैंड शक्ति ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का खिताब जीता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा ये एल्बम ऑफ द ईयर था, ये सॉन्ग ऑफ द ईयर है, ये रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है। एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट को, सॉन्ग ऑफ द ईयर देखिए व्हाट वाज आई मेड फॉर, ठीक है, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है फ्लावर्स, ठीक है। ये सब आप याद रखिएगा। फ्लावर्स माइली साइरस का है, और व्हाट वाज आई मेड फॉर ये बिली एलिश का है, और एल्बम ऑफ द ईयर है मिडनाइट टेलर स्विफ्ट का। लेकिन ये भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का जो फ्यूजन बैंड है शक्ति, इसी ने जो है सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का खिताब जीता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अब देखिए पुलित्जर पुरस्कार है, तो देखिए लोकसभा के लिए ये दिया गया है, आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसमें से आप याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। लोकसभा के लिए प्रो पब्लिका, खोजी रिपोर्टिंग के लिए हाना ड्रेयर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आपको दिखा रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को दिया गया है, ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया 12 फेल 12वीं फेल को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक इसमें विधु विनोद चोपड़ा है।
बाबा की और रानी की, जो यहाँ पर प्रेम लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है ये। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लिली ग्लैडस्टोन, ड्रामा के लिए बेस्ट अभिनेता किलियन मर्फी है, सिलियन मर्फी, ठीक है ना। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज सक्सेशन, ठीक है ना, याद रखिएगा ये। चलिए उसके बाद देखिए और भी अवार्ड हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, आपको पता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए 2023 वाला जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वैसे 57वां आपको याद होगा कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजे को दिया गया था, और ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए व्यास सम्मान देखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। देखिए 33वां व्यास सम्मान दिया गया पुष्पा भारती को, उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए। उसके बाद देखिए 32वां दिया गया था ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाने के लिए, ये आपको याद होगा, ये वाला आपको याद रखना है। अब सरस्वती सम्मान देखिएगा 33वां क्रम है, प्रभा वर्मा को उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी 32वां शिवशंकरी तमिल के सूर्यवंशम के लिए आपको याद होगा ये, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये दिया गया है, देखिए 53वां वहीदा रहमान को और 52वां दिया गया था आशा पारेख को, तो ये नाम आप याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 की बात करते हैं तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान को दिया गया था, निर्देशक अटली कुमार हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को जवान के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को संदीप रेड्डी वांगा को दिया गया था। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए 24वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार है। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर दिया गया है नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के हैं, और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया है एतोना बोनमाती, ये स्पेन की हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए बुकर पुरस्कार 2023 में पॉल लिंच को दिया गया था आयरिश उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए, और 2022 वाला आपको याद होगा सयान करुणा तिलक को दिया गया था द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीड़ा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट 2024 वाला याद रखिएगा। जेनी एपनबैक एवं माइकल हॉफमैन को इनकी पुस्तक कैरोस के लिए दिया गया था, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा। बाकी तो जॉर्जी गोस्मनीदेव आपको याद होगा 2023 वाला बुल्गारिया के हैं, टाइम शेल्टर के लिए इनको दिया गया था, और कैरोस के लिए है जेनी एरपेनबैक और माइकल हॉफमैन को। चलिए उसके बाद देखिएगा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। देखिए संस्थागत श्रेणी में 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया, और व्यक्तिगत श्रेणी में नहीं दिया गया है, तो आपको ये संस्थागत श्रेणी वाला नाम याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ये पुस्तक और कुछ लेखक हैं, जैसे कि एड फाइंड्स, पता नहीं हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, एड फाइंड्स ए होम, ठीक है ना, एड फाइंड्स ए होम, ये आलिया भट्ट का है। उसके बाद देखिएगा थोड़ा सा जूम करता हूं मैं, देखिए ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल है, ये आपका अल्पना किला वाला का है, आलिया भट्ट वाला याद रखिएगा। आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुटली क्रिकेट स्टोरी, ये रविचंद्रन अश्विन का, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स, ये बिल गेट्स का, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, ये आपका रस्किन बॉन्ड का है, ये भी इंपॉर्टेंट है, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कलोल भट्टाचार्य का है, द विनर्स माइंडसेट, ये सेन वॉटसन का है, वेरी इंपॉर्टेंट है द विनर्स माइंडसेट, ठीक है। उसके बाद चलिएगा देखिए इंडियाज न्यूक्लियर टाइम्स, ये सौम्या अवस्थी और श्रवणा बरुआ का है। उसके बाद देखिए हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, ये PS श्रीधरन पिल्लई का है। उसके बाद देखिए द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा का है। जस्ट ए मर्सिनरी, ये RBI के पूर्व गवर्नर है D सुब्बाराव इनका है। फॉर्म देखिए फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर, ये S रमन का है। उसके बाद देखिएगा कि द कॉन्स्पिरेसी, ये गोतबाया राजपक्षी श्रीलंका के हैं, उनका है। उसके बाद देखिए सेल्विंग द सन, ये लक्ष्मी मुर्देश्वर का है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, ये PS श्रीधरन पिल्लई का है। उसके बाद देखिएगा कि स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ, देखिए मामलापुरम का, ये अश्विन प्रभु का है, ये वाला याद जरा रखिएगा आप। देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ये रघुराम राजन का और रोहित लांबा का है। ब्रेकिंग द मोल्ड
री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, याद रखिएगा। एमजे अकबर का भी पुस्तक पूछा जाता है, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। संस्कृति का आयाम मनोरम मिश्रा का है। उसके बाद देखिए 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे का है। भारत के ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणा है जया जेटली का है। उसके बाद देखिएगा एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, ये चित्रा बनर्जी का है। एक समुंदर मेरे अंदर संजीव जोशी का है। उसके बाद देखिए स्वपिन कुडू, ये पी विक्रम का है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये तो मैंने बता ही दिया आपका, आसमिन प्रभु का है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स थे जहां से प्रश्न बन सकते थे मैंने आपको कवर करा दिया है। एक बार प्लीज सेशन पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। Nopatijan sore. Nopatani. No, kadang tadi buka. ऊपर लियल नोरिया को कोना में होई Na tahu.